हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर जोन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, और आज से हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और बेसिकली आज तो मैं बेसिक लेक्चर लूँगा, ठीक है ना। जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक बातें होती है जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए, उन कॉन्सेप्ट्स को आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है हमारे पास। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स हमारे क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट हो। ठीक है ना, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, देखिए, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है ना, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे पास दो टाइप के। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। पहले टाइप के होते हैं जिनको हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरे टाइप के होते हैं जिनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये बताओ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम किसको कहते हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम बोलते हैं एल्केन्स को। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन आता है बच्चों, एल्केन आते हैं। ठीक है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन आएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है हमारे पास एल्कीन, और दूसरा आता है हमारे पास एल्काइन। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताओ मुझे एल्केन का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना, एल्केन्स का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आगे। जो बच्चों हमारे पास एल्केन होते हैं, इनका जो जर्नल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, वो होता है हमारे पास CnH2n+2। यहाँ पर जो n है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम को, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का क्या मीनिंग है, ध्यान से समझिए। एल्केन में तुम्हारे पास जितने कार्बन होंगे, हाइड्रोजन उससे आपको डबल लेने हैं और उसमें 2 ऐड कर देना है, तो आपके पास एल्केन का जर्नल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं एल्केन का। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि मुझे मान लो 2 कार्बन का एल्केन लिखना है, या चलिए 1 कार्बन से स्टार्ट करते हैं। मुझे 1 कार्बन का एल्केन लिखना है, तो मुझे उसके साथ हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे, तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू तो 1 हो गई, तो 2n कितना होगा, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1 की। ठीक है ना, हाइड्रोजन आपको कितना लेना पड़ेगा, 2 × 1 और +2 लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो C1 हो जाएगा, और H कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2 × 1 = 2, और 2 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो हमारे पास जो 1 कार्बन का एल्केन होगा उसका फॉर्मूला आ जाएगा CH4। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो, अगर मुझे 2 कार्बन का एल्केन लिखना है,
तो हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे, तो 2 का डबल कर दो कितना होगा 4, और उसमें 2 को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 6। ये होगा हमारे पास 2 कार्बन का एल्केन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे 3 कार्बन का एल्केन लिखना है तो फिर हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे, तो 3 का डबल कर दो 6, और उसमें 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है ना, C3H8। इस तरीके से आप फॉर्मूले बना सकते हो एल्केन के, समझ रहे हैं। अब देखो एल्कीन, जो हमारे पास एल्कीन होती है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं इधर साइड में बताता हूँ, चेक करिए। जो एल्कीन होती है हमारे पास, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एल्कीन का, मतलब एल्कीन में जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उससे आपको डबल लेने हैं। एक एग्जांपल समझो, जैसे कि मुझे 1 कार्बन का, तो देखो एल्कीन पॉसिबल नहीं है, कम से कम एल्कीन में कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन होने चाहिए। तो मुझे 2 कार्बन का एल्कीन लिखना है तो उसमें हाइड्रोजन में कितना लिखूंगा, आप इसका डबल कर दो तो 2 का डबल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे 3 कार्बन का लिखना है एल्कीन तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो आपको सिंपली डबल करना है, जितने भी हम कार्बन लेंगे हाइड्रोजन उससे डबल लेने हैं। ठीक है, अगर आपको 4 कार्बन लेना है तो हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे, 8 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। समझ में आ रही है बात। तो एल्केन किसको कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, वैसे आपको पता भी होगा इतना, तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है ना, एल्केन एन वर्ड जिसके लास्ट में आता है ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो ये होते हैं आपके जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं एल्केन। जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है उसको हम क्या बोलते हैं एल्कीन। और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है उसको हम क्या बोलते हैं एल्काइन। ठीक है ना, तो एल्केन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। एल्कीन वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। एल्काइंस वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कार्बन की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है वो 4 है। कार्बन के आपको हमेशा 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो जैसे अगर आप इस कार्बन पे फोकस करो तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड कौन से हैं, देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। इस वाले बॉन्ड कार्बन को देखोगे तो इसके भी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। ठीक है, तो एक कार्बन के आपको 4 बॉन्ड बनाने हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो एल्काइन है हमारे पास, तो एल्काइन का जर्नल फॉर्मूला क्या होगा, तो CnH2n, यहाँ पर आपको -2 भी करना है। ठीक है ना, एल्काइन में क्या करना है आपको -2 भी करना है, तो CnH2n -2 करना है। अब यहाँ पर एल्काइन के एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इधर देखिए। तो अगर एल्काइन का मुझे एग्जाम्पल लिखना है, 2 कार्बन की मुझे एल्काइन लिखनी है, तो 2 कार्बन की एल्काइन में कितने हाइड्रोजन होंगे, तो फॉर्मूला क्या है, पहले जितने भी कार्बन है उसका डबल करो और डबल करके उसमें से 2 माइनस कर दो। तो 2 कार्बन है, 2 का डबल कितना होगा 4, 4 में से 2 माइनस कर दो तो कितना बचेगा हाइड्रोजन 2 बचेगा। यदि मुझे 3 कार्बन का एल्काइन लिखना है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 का डबल करो 6 और उसमें से 2 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 4। अगर मुझे 4 कार्बन का एल्काइन लिखना है C4 तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 का डबल करो 8, उसमें से 2 माइनस कर दो तो H आ जाएगा मेरे पास 6। समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम एल्केन एल्कीन या फिर एल्काइन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, और ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम पढ़ने वाले हैं तो। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको पहले से आनी चाहिए, तो तभी ऑर्गेनिक आगे आप समझ पाओगे। अब देखो और बेसिक बातें बताता हूं मैं आपको, जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन के लिए जो जो ऑर्गेनिक में वर्ड्स आते हैं आपको वो याद करने हैं। यदि 1 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलते हैं मैथ। 1 कार्बन के लिए क्या वर्ड आता है मैथ आता है। 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड आता है एथ। ठीक है, 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड आता है प्रोप। 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड आता है प्रोप। 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड आता है ब्यूट। 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड आता है पेंट। ठीक है, 5 कार्बन के लिए पेंट। 6 कार्बन के लिए क्या वर्ड आता है हेक्स। 7 कार्बन के लिए क्या वर्ड आता है हेप्ट। ठीक है ना, 7 कार्बन के लिए हेप्ट।
8 कार्बन के लिए क्या वर्ड आता है? ओक्ट। 9 कार्बन के लिए क्या वर्ड आता है? नोन। ठीक है ना, 9 कार्बन को क्या बोलते हैं? नोन। 10 कार्बन के लिए क्या वर्ड आता है? डेक। 10 कार्बन के लिए क्या वर्ड आता है? डेक। तो आपको 10 तक के याद करने हैं, ठीक है, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको देखना है अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है? एन आता है, ANE। ठीक है ना, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? एन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस तरीके से, ठीक है ना, कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम कहते हैं ईन, ENE, ईन। ठीक है, और यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है इस तरीके से, तो फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? आइन लिखते हैं। ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाता है? आइन। इतनी बात क्लियर है? आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है ना, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट बात यह है अब यहाँ पर कि अगर हम एल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, यदि हम एल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो जो पार्ट हमारे पास बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइल, एल्काइल। ठीक है, एल्केन में से यदि हम हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो जो हमारे पास बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइल। तो देखो यहाँ पर एल्केन में और एल्काइल में किसका डिफरेंस होता है? एक हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। एक हाइड्रोजन निकाल देने से जो एन है हमारे पास, ठीक है ना, जो एन होता है वो किस में बदल जाता है? आइल में बदल जाता है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको पीछे बताया ये सब मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नोन, डेक, तो ये सब क्या कहलाते हैं हमारे पास? ये कहलाते हैं एल्क। इनको हम क्या बोलते हैं? कॉमनली एल्क बोलते हैं। तो जो एल्क होता है तुम्हारा वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है किसी भी फॉर्मूले में। ठीक है ना, किसको बोलते हैं? एल्क, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, ठीक है ना, तो उसको हम एल्क बोलते हैं। या तो एक कार्बन प्रेजेंट होगा तो मैथ बोलेंगे, 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो एथ बोलेंगे, 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो प्रोप बोलेंगे, ठीक है, 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो उसको ब्यूट बोलेंगे। तो एल्क कहते हैं इनको कॉमनली सबको, ठीक है ना। एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये तुम्हारे पास एल्केन है और मैंने बताया यदि एल्केन में से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो जो हमारे पास बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइल बोलते हैं। अब यहाँ पर जरा आप एग्जाम्पल को समझना। अगर मैं एल्क ले लूँ 1 कार्बन का, तो 1 कार्बन का जो एल्केन होता है मेरे पास वो होता है CH4, ठीक है ना, और नाम क्या होता है बच्चों? CH4 का मैथेन। 1 कार्बन का एल्केन क्या होता है? मैथेन होता है। यदि मैं मैथेन में से 1 हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो कार्बन की एक वैलेंसी कम हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा CH3 में। और ये डैश क्या है? ये कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो चुका है, ठीक है ना, ये दिखाया गया है। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया, यदि एल्केन में से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो क्या बन जाता है? एल्काइल बन जाता है। तो मैंने मैथेन में से 1 हाइड्रोजन को रिमूव किया तो यहाँ पर देखो एल्क है, तो एल्क तो यहाँ पर भी है, और एल्क क्या है मेरा इस एग्जाम्पल में? मैथ, तो मैथ तो रहेगा ही, ठीक है ना, मैथ तो ये रहेगा ही। लेकिन जो एन है वो किस में बदल जाता है? आइल में बदल जाता है। तो CH3 का नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल, ठीक है ना। मैथेन में से यदि हम हाइड्रोजन को हटा दें तो जो बनता है हमारे पास उसको हम बोलते हैं मिथाइल। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल यह है मेरे पास CH3CH3, ठीक है ना, इसका नाम होता है एथेन। क्या नाम होता है इसका? एथेन। यदि मैं एथेन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, एथेन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, अब क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को मैं रिमूव इस कार्बन से करूं या फिर इस वाले कार्बन से करूं। तो आप देखोगे ध्यान से कि दोनों ही ये मिथाइल है, एक ही जैसे हैं। अगर आप लेफ्ट से देखोगे, ठीक है ना, तो ये CH3 और राइट से देखोगे तो इधर से CH3, तो दोनों ही ग्रुप एक जैसे हैं। तो हम यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, दोनों कार्बन में से किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया जा सकता है। तो मेरे पास जो ये ग्रुप आ जाएगा इसको हम कहेंगे CH3CH2, ठीक है ना। राइट वाले कार्बन से मैंने हाइड्रोजन को रिमूव
किया है। तो ये जो हमारा कंपाउंड बना है इसको हम क्या बोलेंगे, तो 2 कार्बन के लिए एथ तो रहेगा ही, लेकिन जो एन है हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइल में कन्वर्ट हो जाता है, और एथेन कन्वर्ट हो चुका है हमारा इथाइल में, ठीक है ना। और इस इथाइल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं C2H5 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और एक डैश लगा देंगे, डैश का मतलब एक कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है। तो आप इसको CH3CH2 और एक बॉन्ड इसका फ्री दिखा दो ऐसे डैश लगा के, ऐसे लिख सकते हो। या फिर इसको कंडेंस फॉर्म में कि टोटल इसमें 2 कार्बन है 5 हाइड्रोजन है, तो मैं C2H5 भी इसको लिख सकता हूँ, ठीक। नेक्स्ट देखो तीसरा एग्जांपल, CH3 CH2 CH3, ठीक है ना। ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसको बच्चों बोलते हैं प्रोपेन। 3 कार्बन को प्रोप कहेंगे और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्या कहेंगे, एन। तो ये प्रोपेन हो गया। अब देखो इसमें से हाइड्रोजन हटाना है मुझको। अब मैं हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, ये ध्यान से देखो। तो ये वाला जो मिथाइल है और जो इधर से ये वाला मिथाइल है, तो ये दोनों तो एक ही जैसे हैं। जो पहले नंबर का कार्बन है और तीसरे नंबर का कार्बन है, ठीक है ना, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं मिथाइल। तो मैं या तो हाइड्रोजन यहां से रिमूव करूंगा या फिर हाइड्रोजन यहां से रिमूव करूंगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि मैं हाइड्रोजन बीच वाले कार्बन से भी हटा सकता हूं। तो प्रोपेन में हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के कार्बन है जहां से मैं हाइड्रोजन को हटा सकता हूं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। देखो एक बार तो मैं हाइड्रोजन यहां से हटा रहा हूं लास्ट वाले कार्बन से, CH3 CH2 CH2 डैश, ठीक है ना। तो और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं हाइड्रोजन यहां से भी हटा सकता हूं बीच वाले कार्बन से। यदि मैं हाइड्रोजन को बीच वाले कार्बन से हटाता हूं तो मेरे पास ये बनेगा ऐसे, ठीक है। तो जो ये ऊपर वाला कंपाउंड बना है, देखो अगर मैं, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो मैं लास्ट वाले कार्बन से भी एक बार हाइड्रोजन हटा लेता हूं, ठीक है। तो ये CH2 हो जाएगा, इसकी एक वैलेंसी अधूरी रह जाएगी, और ये CH2 CH3, ठीक। अब देखो अगर आप ध्यान से, जो पहले वाला स्ट्रक्चर बना है मेरा CH3 CH2 CH2 डैश, और जो तीसरे वाला स्ट्रक्चर बना है इसको इधर से पढ़ लो उल्टा करके, CH3 CH2 CH2 डैश, तो ये एक ही जैसे हैं। जो पहला और तीसरा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक जैसा है। तो इनको जब ये एक जैसा है तो रिपीट नहीं करना है हमको, ठीक है ना। तो जब हम हाइड्रोजन हटाएंगे प्रोपेन में से, ठीक है ना, तो 2 ही स्ट्रक्चर हमारे पास आएंगे, मतलब 2 ही अल्काइल ग्रुप हमारे पास आएंगे। तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, ठीक है। जो ये तीसरा कंपाउंड मैंने बनाया था, ठीक है ना, ये रिपीट होगा पहले वाला ही। अब CH3 CH2 CH2 का देखो नाम क्या होगा। तो जब कार्बन सभी स्ट्रेट चेन में लगे रहते हैं, जब कार्बन सभी स्ट्रेट चेन में लगे रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं एन प्रोपाइल। एन का मतलब होता है यहाँ पर नॉर्मल। क्या होता है, एन का मतलब नॉर्मल। तो ये कहलाएगा हमारा नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक है ना, नॉर्मल प्रोपाइल। और जब हम हाइड्रोजन बीच वाले कार्बन से हटाएंगे, जब हम हाइड्रोजन बीच वाले कार्बन से हटाते हैं तो उसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइल, ठीक है ना। फिर हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। और इस आइसोप्रोपाइल को लिखने का एक और तरीका होता है हमारे पास, ठीक है। जैसे कि ये मैंने मिथाइल सामने लगाया तो इसको हम नीचे भी लगा सकते हैं। तो आपको ये पहचान करनी होगी, कभी ये इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है ना। तो मिथाइल सामने ऐसे लिखा हुआ मिल जाए या फिर नीचे भी मिल सकता है, तो ये भी सेम है, ठीक है ना, आइसोप्रोपाइल ही है। तो आपको कुल मिलाकर ये देखना है, यदि बीच वाले कार्बन की जो वैलेंसी है, ठीक है ना, वो कम हुई है, वहां से हाइड्रोजन हटा है, तो उसको आइसोप्रोपाइल कहेंगे। और यदि किनारे वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा है तो उसको हम एन प्रोपाइल कहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है इनके IUPAC नाम भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे आइसोप्रोपाइल का मैं IUPAC नाम लिखना चाहता हूँ। जो आइसोप्रोपाइल है ये तुम्हारा कॉमन नेम है, ठीक है ना। आइसोप्रोपाइल क्या है, कॉमन नेम है, ठीक है ना, ये आइसोप्रोपाइल कॉमन नेम है। लेकिन मुझे इस एल्काइल ग्रुप का IUPAC नेम लिखना है, मुझे इसका IUPAC नेम लिखना है। तो IUPAC नेमिंग में देखो हम नंबरिंग डालते हैं। अगर मुझे IUPAC नेमिंग करनी है तो मुझे नंबरिंग डालनी होगी, और नंबरिंग में मैं पहला कार्बन किसको दूंगा, तो एल्काइल ग्रुप की में नंबरिंग डालते समय हम पहला कार्बन उस कार्बन को देते हैं जिस कार्बन की वैलेंसी कम है, समझ रहे हो।
पहला कार्बन हम किसको मानेंगे, जिसकी वैलेंसी कम है। तो यहाँ पर देखो ये बीच वाला कार्बन जो है इसकी वैलेंसी कम है, ठीक है ना। ये तुम्हारा, ये देखो ये इसकी वैलेंसी कम है, तो इसको मैं डाल दूंगा नंबर 1। अब नंबर 2 कार्बन किसको मानूंगा, तो नंबर 2 में इसको मान लूंगा यहाँ पे। तो जो ये वाला मिथाइल है मेरे पास, ये किस में आ गया, ब्रांच में, ठीक है ना। मैंने 1 इसको माना है, तो 2 अगर मैं इसको मान लेता फिर इधर ये ब्रांच आ जाता, ठीक है। तो एक मिथाइल ब्रांच में आएगा। अब ये जो मिथाइल है, CH3 का नाम मिथाइल है, देखो ऊपर लिखा हुआ भी है CH3 का नाम, ठीक है ना। CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल। और ये मिथाइल जो है तुम्हारा वो कौन से कार्बन पे लगा है, पहले कार्बन पर, ठीक। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, जो तुम्हारी ब्रांच होती है ना, वो जिस कार्बन पे लगी होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर के साथ, है ना। तो पहले कार्बन पर ये मिथाइल लगा हुआ है, तो मैं इसका IUPAC नाम लिखूंगा एल्काइल ग्रुप का 1 मिथाइल, ठीक है ना। ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मिथाइल है वो पहले कार्बन पर लगा हुआ है, 1 मिथाइल। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। 2 कार्बन की चेन थी तुम्हारी, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। और अब लास्ट में जब हम एल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं तो लास्ट में आइल लगाते हैं ना, तो इस एथ के लास्ट में क्या लगा दोगे, आइल लगा दोगे। तो इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। और आइसोप्रोपाइल क्या है, इसका कॉमन नेम है, ठीक। तो अभी तक देखो हमने क्या किया, मैंने आपको मैथेन बताया है। तो मैथेन एक एल्केन है और मिथाइल एल्काइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन कम करने से बना है। फिर दूसरा एग्जांपल मैंने बताया आपको एथेन, ठीक है। एथेन एक एल्केन है और एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो इथाइल बन जाएगा। और मैंने कहा हाइड्रोजन कहाँ से निकालोगे, तो दोनों कार्बन एक ही जैसे हैं तो आप कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल लो। फिर तीसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया प्रोपेन, ठीक है ना। तो प्रोपेन से आपको हाइड्रोजन निकालने हैं, तो मैंने कहा 2 डिफरेंट कार्बन है जहां से आप हाइड्रोजन निकाल सकते हो। ये देखो पहला, और ये अगर मैं नंबर डाल दूं, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो आप ध्यान से देखो पहला कार्बन और तीसरा कार्बन तो एक जैसा ही है ना, ठीक है ना। CH3 CH2 CH3 इधर से और इधर से पढ़ोगे तो तब भी CH3 CH2 CH3 है। तो प्रोपेन में फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन जो है उसमें सिमिलैरिटी है। तो मैंने कहा आप या तो हाइड्रोजन पहले कार्बन से हटाओ, अगर पहले से हटाओगे तो तीसरे से मत हटाना, और यदि आपने तीसरे से हाइड्रोजन को हटाया तो फिर पहले से मत हटाना, ठीक है ना। आपको किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है, ठीक है। और दूसरा डिफरेंट कहाँ से, डिफरेंट कार्बन कौन सा है, सेकंड कार्बन, जहां से आप हाइड्रोजन को हटा सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने एक तो हाइड्रोजन यहाँ से हटाया है इस थर्ड कार्बन से, तो ये बन गया तुम्हारा एन प्रोपाइल। और जब बीच वाले कार्बन से मैंने हाइड्रोजन को हटाया तो ये बन गया आइसोप्रोपाइल, ठीक है। आइसोप्रोपाइल ये कॉमन नेम है, और आइसोप्रोपाइल का ही IUPAC नाम जो होगा, ये तुम्हारा IUPAC नेम, वो क्या होता है, 1 मिथाइल इथाइल होता है, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 4 बताता हूं मैं आपको। ये याद करना है आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। और ये पूरी ऑर्गेनिक में आपको काम आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक चैप्टर में 2 चैप्टर के लिए सीखना है। जब तक आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो तब तक ये चीजें आपको काम में आएगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बेसिक बातें हैं ये सब। अब देखो हम आते हैं 4 कार्बन पर। तो 4 कार्बन को लिखने का तरीका है मेरे पास, यहाँ पर CH3 CH2 ठीक है ना, CH3 ये है। तो यहाँ पर चारों कार्बन देखो स्ट्रेट लाइन में लगे हुए हैं, तो इसको मैं बोलूंगा N ब्यूटेन। जब भी सारे कार्बन स्ट्रेट में हो तो N लगा देना यहाँ पर। N का मतलब होता है नॉर्मल, तो ये है तुम्हारा नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। अब देखो क्या मैं 3 कार्बन, इन 4 कार्बन को किसी दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ क्या? तो क्या ये ब्यूटेन तुम्हारा ऐसा भी तो हो सकता है, CH3 CH और CH3 CH3। अगर मैंने 4 कार्बन के एल्केन को इस तरीके से लिखा है तो इसको मैं बोलता हूं आइसो ब्यूटेन। ये 4 कार्बन का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, आइसो ब्यूटेन कहलाता है, ठीक है। अब मुझे हाइड्रोजन हटाने हैं इसमें से, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ इसमें से मैं कहां से, N ब्यूटेन में से कहां से मैं हाइड्रोजन को हटा सकता हूं। तो देखो जैसा कि ये पहला कार्बन है तुम्हारा, तो वैसा ही तुम्हारा ये लास्ट वाला कार्बन भी है, ठीक है, ये सेम है बिल्कुल। फिर दूसरा कार्बन देखो और इधर से ये CH2 देखो, ये सेम है, तो ये CH3 है, इधर से CH3 सेम है, इधर से CH2, इधर से CH2 सेम है। तो इसमें डिफरेंट कार्बन कितने हैं, 2 डिफरेंट कार्बन है जहां से आप हाइड्रोजन हटा सकते हो, ठीक है।
तो मैं यहाँ से 2 एल्काइल ग्रुप बना लूंगा। तो देखो पहला एल्काइल ग्रुप मेरे पास क्या आएगा, CH3 CH2 CH2 और CH2 डैश। ठीक, अब मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाता हूँ, इस वाले CH2 से एक हाइड्रोजन को हटा दो, तो CH3 CH2, ठीक है ना, CH और CH3 ऐसा आ जाएगा। एक बार मैंने वैलेंसी इस कार्बन की कम की, एक बार मैंने वैलेंसी इस कार्बन की कम की यहाँ पे। तो ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसका क्या नाम होगा, तो देखो इसका मैं नाम लिखता हूं, इसका नाम होता है N ब्यूटाइल। क्या नाम होता है इसका, N ब्यूटाइल। N का मतलब क्या होगा, नॉर्मल, मतलब सारे कार्बन ये स्ट्रेट में है, तो N ब्यूटाइल। अब यहाँ पर देखो इसका नाम क्या होता है, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं, देखो ये वाला जो कार्बन है CH2 ये 2 साइड से जुड़ा हुआ है, एक तो ये इधर से जुड़ा है CH3 से और इधर से जुड़ा है CH2 से। चूंकि ये 2 तरफ कार्बनों से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं इसको बोलता हूं सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये। अब इनका अगर देखो N ब्यूटाइल, जो ब्यूटाइल को तो IUPAC नाम भी ब्यूटाइल ही होगा, ठीक है ना, लेकिन जो सेकेंडरी ब्यूटाइल है इसका जो IUPAC नेम होता है वो क्या होगा, तो IUPAC नेमिंग में मैंने आपको बताया अभी, पहला कार्बन किसको मानते हैं, जिस कार्बन की वैलेंसी कम है, जिस कार्बन की वैलेंसी कम है वहां से आप क्या करोगे, नंबरिंग स्टार्ट करोगे, तो ये मैं पहला कार्बन मानूंगा, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है तो दूसरा कार्बन इधर मानूंगा, तीसरा कार्बन इधर मानूंगा, और जो ये मिथाइल है मेरे पास ये आ जाएगा ब्रांच में। तो ये मिथाइल कौन से कार्बन पे, पहले कार्बन पर, तो मैं इसका नाम लिखूंगा 1 मिथाइल। क्या नाम लिखूंगा, 1 मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन मैंने सिलेक्ट की है, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, और लास्ट में नाम को एंड करना है आइल से, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 मिथाइल प्रोपाइल। क्या आपको बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो ये जो आइसोब्यूटेन है इसमें से मैं हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, तो यहाँ से देखो एक तो ये मिथाइल यहाँ से मैं रिमूव कर सकता हूँ, यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मिथाइल से अगर मैं करूंगा तो देखो ये इससे रिपीट हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा तो फिर भी इसका ही रिपीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 मिथाइल एक जैसे हैं। तो मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालूंगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकालूंगा, और एल्काइल ग्रुप भी कितने बनेंगे, 2। तो देखो इसके 2 एल्काइल ग्रुप कौन से होंगे, ऐसे करके लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं, देखो एक तो बनेगा CH3 और ये CH2 डैश, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। क्या बोलते हैं इसको, आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। मैं अभी नाम लिखता हूं, बीच वाले से भी आप हाइड्रोजन को हटा सकते हो, तो ये बन जाएगा CH3 डैश CH3 और CH3, ठीक है ना। अब देखो इनके नाम क्या क्या होते हैं, मैं नाम लिखता हूं। तो इसका जो नाम है बच्चों ये होता है आइसो, ठीक है ना, और 4 कार्बन का है तो ब्यूटाइल, तो मैं इसको क्या बोलता हूं, आइसो ब्यूटाइल, ठीक है, ये आइसो ब्यूटाइल है। इसको बोलता हूं मैं, इसका नाम होता है टर्शरी। क्या नाम होता है इसका, टर्शरी ब्यूटाइल। ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है तुम्हारा। अब देखो ये तो कॉमन नेम है आइसोब्यूटाइल, और इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल, ये क्या है, कॉमन नेम। लेकिन मुझे क्या करना है, IUPAC नाम भी लिखना है। तो IUPAC नाम लिखने के लिए देखो मेरे को इस कार्बन को नंबर 1 मानना पड़ेगा, जिस कार्बन की वैलेंसी कम होती है उसको हम नंबर 1 मानते हैं, ठीक है। फिर ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा। अब ये वाला देखो मिथाइल क्या आ गया, ब्रांच में, ये CH3 क्या आ गया, ब्रांच में। लेकिन इस बार ब्रांच देखो दूसरे कार्बन पे लगी है, तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन थी तो प्रोप, और लास्ट में नाम किससे एंड करोगे, आइल से, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। आ जाओ टर्शरी ब्यूटाइल का IUPAC नाम लिखते हैं। तो मैं पहला कार्बन किसको मानूंगा, इसको मानूंगा, C को, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी कम है। अब दूसरा कार्बन तो आपके पास चॉइस है, दूसरा कार्बन आप इस CH3 को भी मान सकते हैं, नीचे CH3 को भी मान सकते हैं, साइड में भी मान सकते हैं। तो मैं इस कार्बन को लिख देता हूं दूसरा कार्बन। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 2 कार्बन की हमारे पास चेन, तो इसका मतलब ये वाला मिथाइल किस में आ गया, ब्रांच में, ये वाला मिथाइल भी किस में आ गया, ब्रांच में। अब ये दोनों ब्रांच किस पर लगी है, पहले कार्बन पर। तो मुझे कैसे लिखना होगा इसका नाम, 1,1 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 ब्रांच है, और 2 के लिए बच्चों लिखते हैं डाई, ठीक है ना, और ब्रांच का नाम क्या है, मिथाइल।
तो इसका नाम होगा 1,1 डाइमिथाइल। और 2 कार्बन है मेरे पास जो मैंने चेन सेलेक्ट की है, तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, और लास्ट में क्या लगा देंगे, आइल। तो इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। ये हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल का IUPAC नाम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको याद करनी है। अगर आपको कहेगा कि ब्यूटेन के आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बताइए कितने होते हैं, ब्यूटेन के आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बताइए कितने होते हैं, तो आप आंसर क्या करोगे, 2। कौन से होते हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। लेकिन अगर पूछेगा कि ब्यूटाइल के आइसोमेरिक स्ट्रक्चर कितने होते हैं, ठीक है ना, 4 कार्बन के एल्काइल ग्रुप को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, 4। एक तो हम लिख सकते हैं एन ब्यूटाइल, ठीक है, हम लिख सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल की तरह, हम लिख सकते हैं आइसोब्यूटाइल की तरह, और हम लिख सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल की तरह। ठीक है ना, तो 4 कार्बन के जो एल्काइल ग्रुप है उनको लिखने के 4 तरीके होते हैं। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया 3 कार्बन प्रोपेन में, तो प्रोपेन को लिखने का तो एक ही तरीका है, लेकिन प्रोपाइल को लिखने के कितने तरीके हैं मेरे पास, 2 तरीके हैं। एक होता है एन प्रोपाइल, एक होता है आइसो प्रोपाइल। ठीक है, अब एक बार स्टार्टिंग से देख लो, 1 कार्बन के एल्काइल ग्रुप को लिखने का एक ही तरीका है। ठीक है, 2 कार्बन के एल्काइल ग्रुप को भी लिखने का एक ही तरीका है, लेकिन 3 कार्बन के एल्काइल ग्रुप को लिखने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन से हैं, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। ठीक है, और 4 कार्बन के एल्काइल ग्रुप को लिखने के 4 तरीके होते हैं मेरे पास, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। तो 4 कार्बन के एल्काइल ग्रुप को लिखने के टोटल 4 तरीके होते हैं। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना, इन ग्रुप्स की आपको पहचान होनी चाहिए कि किस तरीके से हम सेकेंडरी ब्यूटाइल को लिखेंगे, किस तरीके से हम आइसोब्यूटाइल को लिखेंगे, तो ये सब आपको पहचान करनी होगी। एक और बता देते हैं 5 कार्बन का। ठीक है, एग्जाम्पल, ये लास्ट एग्जाम्पल करा रहा हूँ 5 कार्बन का। ठीक है ना, उससे ज्यादा आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 5 कार्बन को देखो, CH3, CH2, 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 CH3, ये 5 कार्बन है। इसको हम बोलते हैं एन पेंटेन। स्ट्रेट में है, स्ट्रेट में जब होता है तो एन लगा देते हैं, एन का मतलब नॉर्मल। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एन पेंटेन। ठीक, और मैं 5 कार्बन को कैसे लिख सकता हूँ पेंटेन को, तो आप 4 कार्बन की चेन कर लो और 1 कार्बन को ब्रांच में लगा दो। ठीक है ना, ब्रांच ऊपर नीचे कहीं भी लिख लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा आइसोपेंटेन, इसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं आप, 3 कार्बन की चेन कर लो और 2 कार्बन को ब्रांच में लगा दो, ऐसे CH3, CH3 और एक यहाँ पे CH3। तो बच्चों इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं इसको, नियोपेंटेन कहते हैं इसको। तो 5 कार्बन के एल्केन के कितने आइसोमेरिक स्ट्रक्चर होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है, 5 कार्बन का जो एल्केन होता है उसके 3 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर होते हैं, एनपेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अब देखो, मुझे इनके एल्काइल ग्रुप बनाने हैं, तो मैं कितने एल्काइल ग्रुप बना सकता हूं, तो मुझे ये देखना होगा कि मैं हाइड्रोजन को कहां से हटा सकता हूं। देखो, मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन को हटा सकता हूं, यहां से हटाओ या यहां से हटाओ एक ही बात है, यहां से हटा सकता हूं और यहां से हटाओ तो एक ही बात है, क्योंकि इधर से CH2 इधर से CH2 सेम है, और मैं यहां से हटा सकता हूं। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट हमारे पास कार्बन है जहां से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। यहां से देखो, इस वाले स्ट्रक्चर में ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल केवल सेम है। ठीक है ना, जहां ये दोनों क्या है, सेम, मतलब आप हाइड्रोजन यहां से हटाओगे या फिर हाइड्रोजन यहां से हटाओगे तो एक ही बात है, तो क्योंकि ये सेम है। इसके अलावा आप हाइड्रोजन यहां से हटा सकते हो, आप हाइड्रोजन यहां से हटा सकते हो और हाइड्रोजन यहां से हटा सकते हो। तो जो आइसोपेंटेन है, आइसोपेंटेन से आप 4 जो है वो पेंटाइल ग्रुप बना सकते हो। ठीक, यहाँ से देखो चारों मिथाइल एक ही जैसे हैं, तो बस किसी एक से आप हाइड्रोजन को हटा लेंगे और बीच वाले कार्बन पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं है। तो यहाँ से जो मेरे पास एल्काइल ग्रुप बनेंगे वो कितने एल्काइल ग्रुप बनेंगे, 3 एल्काइल ग्रुप बनेंगे। और आप इसको, ये होमवर्क है आपका, इसको आपको बनाना है कॉपी में। ठीक है ना, 3 एल्काइल ग्रुप कौन कौन से होंगे। ठीक,
यहाँ से कितने अल्काइल ग्रुप बनेंगे, एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ, एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ, एक बार यहाँ से हटाओ, एक बार यहाँ से हटाओ, तो टोटल 4 अल्काइल ग्रुप इसके बनेंगे। ठीक है ना, 4 अल्काइल ग्रुप बनेंगे। यहाँ से हम यहाँ से केवल हाइड्रोजन को हटाएंगे तो इसका एक अल्काइल ग्रुप बनेगा, यहाँ से एक अल्काइल ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं 5 कार्बन के टोटल अल्काइल ग्रुप कितने होंगे, तो 3 यहाँ से बनेंगे, 4 यहाँ से बनेंगे, 7, एक यहाँ से बनेगा, तो टोटल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। 5 कार्बन के जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो 8 होते हैं। और मैंने तो ये ड्रॉ नहीं करे, लेकिन आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करने हैं और इन सब के IUPAC नेम आपको लिखने हैं। और जब आप IUPAC नेम लिखोगे तो पहला कार्बन किसको मानोगे, जिस कार्बन से आप हाइड्रोजन को रिमूव करोगे वही पहला कार्बन कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको 8 स्ट्रक्चर बनाने हैं अल्काइल ग्रुप। ठीक है ना, ये आपका है होमवर्क। एक चीज और समझते हैं हम, देखो कार्बन की डिग्री का कैसे पता लगाते हैं हम। ठीक है, हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है ना, हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन की हम डिग्री का कैसे पता लगाते हैं। ठीक है ना, डिग्री बोलते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन, इस तरीके से। तो मैं आपके लिए एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। ठीक है ना, स्ट्रक्चर है मेरे पास ये CH3 CH2 CH3 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 और CH3। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब देखो मुझे यहाँ पर डिग्री पता करनी है कार्बनों की, क्या क्या डिग्री है। तो आप मुझे ये बताओ, ये कार्बन जो है ये कितनी साइड से अदर कार्बनों से जुड़ा है। ध्यान से देखना, मैंने कहा ये कार्बन अदर कितने कार्बनों से जुड़ा है, तो एक ही साइड से जुड़ा हुआ है CH2 कार्बन से। तो ये CH3 एक ही साइड से अटैच है। ठीक है ना, अदर कार्बन से एक ही साइड से अटैच है, इसलिए इसको हम कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। ये क्या है मेरे पास, 1 डिग्री कार्बन है। अब देखो ये CH2 है, जो ये CH2 अदर कितने कार्बनों से अटैच है, तो एक तो ये लेफ्ट में अटैच है, एक ये राइट में अटैच है, तो ये 2 साइड से अटैच है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, 2 डिग्री कार्बन। ये होगा मेरे पास 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन पे फोकस करो, ये कार्बन देखो राइट में भी और लेफ्ट में भी कार्बन से जुड़ा है और ऊपर भी कार्बन से जुड़ा है, तो ये 3 साइड से अदर कार्बनों से अटैच है, इसलिए मैं कहूंगा इस कार्बन की डिग्री होगी 3 डिग्री। ठीक, ये वाला कार्बन देखो ये 4 साइड से अटैच है, लेफ्ट राइट, ठीक है ना, ऊपर और नीचे, 4 तरफ से अटैच है कार्बन, तो इस कार्बन की जो डिग्री होगी वो होगी 4 डिग्री। ये 4 डिग्री कार्बन होगा मेरे पास। अब ये वाला ऊपर वाला कार्बन देखो ये कितने साइड से अटैच है, अदर से, तो नीचे की साइड बस एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसलिए इस कार्बन की डिग्री होगी 1 डिग्री। और ये कार्बन भी देखो, और ये कार्बन भी देखो, और ये कार्बन भी देखो, तो ये तीनों ही कार्बन एक एक साइड से अटैच है अदर कार्बनों से, इसलिए इन तीनों की डिग्री भी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना यहाँ पर कि जो 1 डिग्री कार्बन पर लगे हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे, जो 2 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन लग रहे हैं वो 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे, और जो 3 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। और 4 डिग्री कार्बन पर तो हाइड्रोजन होगा ही नहीं, क्योंकि वो 4 बॉन्ड बना चुका है, हाइड्रोजन खत्म हो चुके हैं उस पर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें पूरे स्ट्रक्चर में 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो एक तो देखो ये है, एक ऊपर ये है, 2। ठीक है ना, काउंट कर लेते हैं, मैं दूसरा पेन से काउंट कर लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर चलो ब्लू ले लेते हैं पेन। तो एक तो 1 डिग्री ये हो गया तुम्हारा, एक 1 डिग्री ये हो गया 2, एक 1 डिग्री ये हो गया 3, एक 1 डिग्री ये हो गया 4, एक 1 डिग्री ये हो गया 5। तो टोटल 5 कार्बन है जो क्या है मेरे पास, 1 डिग्री है। टोटल कितने हैं मेरे पास, 5 है। ठीक है, 5 कार्बन है जो 1 डिग्री है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो देखो जो 1 डिग्री कार्बन है तो उन 1 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं उन्हीं को हम 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। तो एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो 5 कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होंगे, 15।
तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 15। ठीक है, अब देखो 2 डिग्री कार्बन बताओ कितने हैं, तो 2 डिग्री होंगे तुम्हारा, ये देखो CH2 बस एक ही है, तो 2 डिग्री कार्बन है इसमें 1, और मैं पूछूंगा 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे 2। तो देखो जो तुम्हारा CH2 कार्बन है ना, इस पे 2 हाइड्रोजन है 2 डिग्री कार्बन पर। अब आप मुझे बताओ 3 डिग्री जो कार्बन है वो कितने हैं इसमें, तो जो 3 तरफ से जुड़े हुए हैं वो 3 डिग्री, तो एक ही है देखो यहाँ पर ये एक कार्बन। अगर मैं पूछूं आपसे 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, तो इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन लगा है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन है 1। अगर मैं आपसे पूछूं 4 डिग्री कार्बन इसमें कितने हैं, तो 4 डिग्री कार्बन है इसमें, देखो ये 1 है ना। और मैं आपसे पूछूं कि 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो 0, क्योंकि जब 4 तरफ से कार्बन अटैच हो जाएगा तो उस पर हाइड्रोजन नहीं बचेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कार्बन की डिग्री का पता लगा लेते हैं। हमको ये देखना होता है कि कार्बन कितनी साइड से अटैच होगा अदर कार्बन से। ठीक है, तो ये सभी बातें इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बातें हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इन सब का यूज बार बार होता रहेगा जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है ना, और जितनी भी बातें अभी बच गई है ना, वो चैप्टर को पढ़ाते समय बता दी जाएगी। ठीक है, तो आप साथ साथ नोट्स को बनाते रहें, इन सभी चीज़ों को कॉपी में नोट करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर के साथ। ठीक है।